जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आगामी आरओ के एग्ज़ाम में आने वाले पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बगल में बुक दिख रही है घटना चक्र की, सामान्य अध्ययन की, आरओ की ये बुक है। इस बुक में जो आपका पूरा यहाँ पर नोट और जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे। और मात्र 2 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ा देंगे। कल और परसों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले ऐसे 2 से 3 दिन में एक एक विषय को हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो देखिए, इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारा जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो टॉपिक क्या दिया गया है इस बुक में। तो ये घटना चक्र के इस बुक में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 10 टॉपिक हैं, जिसमें पहला यहाँ पर पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा पारिस्थितिकी, तीसरा जैव विविधता, चौथा हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, पांचवां ओजोन परत क्षरण, छठवां वन एवं वन्य जीव, सातवां अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व, आठवां वैकल्पिक ऊर्जा, नौवां प्रदूषण और 10वां विविध। ये कुल 10 टॉपिक हैं। अभी इस पहले वीडियो में हम आपको सबसे पहले एक बेहतरीन शार्ट नोट देंगे जो खुद के द्वारा एनालिसिस करके उतना ही लिखा गया है जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी एमसीक्यू हैं, आप थियोरी पढ़ने के बाद हम उस एमसीक्यू को भी करवाएंगे और आप देखेंगे कि आप आंसर चुटकियों में देंगे। तो इस वीडियो में अभी हम पहले टॉपिक की बात करेंगे, पर्यावरण एवं सतत विकास की। बाकी कल और परसों 2 वीडियो इस पर और आएगा, जिसमें ये शेष 9 टॉपिक हम 2 वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। यदि अभी तक आप पर्यावरण नहीं पढ़े हैं तो इस 2 वीडियो के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, बस आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक पर्यावरण एवं सतत विकास। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि धारणीय विकास क्या होता है। तो देखिए, धारणीय विकास का उद्देश्य है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना। अर्थात कि पृथ्वी के जो संसाधन है उनका ऐसे प्रयोग करना जिससे कि वर्तमान में भी दिक्कत ना हो और जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको भी प्राकृतिक संसाधन सुगमता से प्राप्त हो सके। अगले पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया था, ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का गठन किया गया था 18 अक्टूबर 2010 में। ये वनडे एग्जाम से लेकर ऐसा नहीं है कि आपकी ये पर्यावरण पारिस्थितिकी सिर्फ आरओ में आएगा, सभी एग्जाम में आते हैं। एनजीटी को लेकर कई बार क्वेश्चन बनाए गए हैं कि किससे संबंधित है, कब स्थापना हुआ था, सब कुछ यहाँ पर पूछा गया है। तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नाम ही आपको दिख रहा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मतलब यहाँ पर देश की जो हरियाली वाली व्यवस्था है पर्यावरण को लेकर, जितने भी देश के फैक्ट्री, कंपनी जो भी लगते हैं उस पर जो है इनकी नज़र होती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पर्यावरण पे जो है रिसर्च करते हैं, इसको नीरी कहा जाता है, NEERI। इसका मुख्यालय जो है नागपुर, महाराष्ट्र में ये स्थित है। इसकी 5 जो है क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा इसका क्षेत्रीय प्रयोगशाला नहीं है। तो जो 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वो भी 5 महत्वपूर्ण शहरों में है। कहाँ कहाँ? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ये नीरी के 5 जो है क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे देखिए, नीरी ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और नीरी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र पूछा जाता है में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। तो कार्बन चक्र के द्वारा हमारे एनवायरनमेंट में CO2 पहुंचता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि प्राकृतिक आवास का विनाश
जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाला जो नुकसान होता है उसी को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। और अपकर्ष का मतलब ही होता है जिसका नुकसान हो, जो नीचे हो, डाउनफॉल हो। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, ऊपर बढ़ना। ठीक है, तो आप शब्दों से भी कवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको WMO कहा जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर हम WMO की फुल फॉर्म की बात करें, पूछ लिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अब्दुल्ला अल मंडौस हैं, जो कि 2023 से 27 तक के बने रहेंगे, और ये UAE संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित हैं। अर्जेंटीना की सेलेस्ट साउलो, ये पहली महिला इसकी महासचिव बनी है। ये थोड़ा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। इसमें बुक में तो जो दिया गया हमने अपडेट ही किया है, साथ ही साथ खुद से भी जो करंट इसके अपडेट है उसको भी हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो सेलेस्ट साउलो ये इम्पॉर्टेंट आपका है क्योंकि ये पहली बार कोई महिला महासचिव इसकी बनी है। तो ये अर्जेंटीना की है, इनको ध्यान रखिएगा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन पूरे दुनिया में मौसम को लेकर रिसर्च करता है, पहले ही बता देता है कि किस देश में क्या होने वाला है। आगे देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि कब आया था अधिनियम, 1986। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण जो सबसे पॉपुलर इससे क्वेश्चन है कि इसी अधिनियम को छाता अधिनियम या अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला देखिए, इको मार्क। इको मार्क दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये भारतीय उत्पादों को दिया जाता है और ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसका मतलब पर्यावरण के लिए लाभदायक हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है JE स्पेंसर और WL टॉमस। ये दोनों जो है USA के हैं। इन्होंने क्या किया था, एक दोनों मिलकर जो है एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी। इस बुक में इन्होंने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि JE स्पेंसर और WL टॉमस के द्वारा लिखित बुक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 11। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। अभी तक 3 बार हो चुका है, 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। चाहे पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछा जाए, चाहे रियो सम्मेलन पूछा जाए, दोनों एक ही चीज है। ये जो पहला हुआ था 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, एजेंडा 21। मतलब एजेंडा का मतलब क्या हो गया? यहाँ 21 सूत्री फार्मूला बनाया गया था कि कैसे जो है पर्यावरण का विकास किया जाएगा, लगातार उसका विकास होते रहे। तो पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 20 साल के बाद हुआ 2012 में, इसीलिए इसको दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, साथ ही रियो प्लस 20 कहते हैं। अब रियो प्लस 20 का मतलब क्या हुआ? रियो में 1992 में हुआ था, 20 साल बाद हुआ है, इसीलिए इसे प्लस 20 कहते हैं। और 2012 में भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, पुनः 10 साल के बाद, अभी 2 साल पहले। ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। आइए अब थोड़ा सा वातावरण के बारे में बात करते हैं। अभी आपका जैसे ही ये आपके ये शॉर्ट नोट है, बहुत बेहतरीन नोट बनाया गया है। ये थियरी जैसे खत्म होगा, हम आपको इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए MCQ करवाएंगे और आप देखेंगे कितने आसानी से उसका जवाब देंगे। वातावरण, एनवायरमेंट कहते हैं। वातावरण में क्या होता है? वात धन आवरण से मिलकर बना है वातावरण। वात का मतलब हवा होता है, जो हमारे चारों तरफ हवा है। अब हवा में क्या क्या होता है हमारे वातावरण में? सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78.08%। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95, मतलब 20.95% होता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में है, नाइट्रोजन जो गैस होता है, इसका प्रयोग किसी भी चीज के विकास के लिए होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए होता है। यदि हमारे पर्यावरण से नाइट्रोजन को हटा दिया जाए तो कोई भी पेड़ पौधे और इंसान किसी की बढ़ोतरी नहीं होगा, सबका विकास वहीं रुक जाएगा।
दूसरा ऑक्सीजन 20.95% है इस समय, 20.95% हमारे एनवायरनमेंट में। और जानते हैं ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। हम लोग अगर ऑक्सीजन ना रहे तो सांस नहीं ले पाएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑक्सीजन से संबंधित आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पर्यावरण में आग को जलाने के लिए कम से कम कितना % ऑक्सीजन होना चाहिए पर्यावरण में। तो कम से कम 16% होना चाहिए। अगर 16%, 16% से कम ऑक्सीजन हो गया तो फिर आप माचिस लेकर खुरसते रहिए, आग नहीं लगेगा। लेकिन कम होने पर तो आग नहीं लगेगा, तो यही प्रक्रिया तो उल्टा भी चलेगी। इस समय 20.95% ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाए, 25% हो जाए, 30% हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा, जहां आग नहीं लगना चाहिए वहां भी आग लगना शुरू हो जाएगा। और आप अक्सर आए दिनों सुनते हैं कि इस जंगल में आग लग गई, यहाँ आग लग गई। तो आग लगने की घटना बड़े पैमाने पे बढ़ जाएगी यदि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्गन का परसेंटेज है 0.93। तीसरे नंबर पे आर्गन है, ध्यान दीजिएगा। पहले पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन। चौथे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि इंसान भी छोड़ता है, 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक कहते हैं। आप देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अग्निशामक जो है वहाँ रखा जाता है कि अगर आग लग जाएगा तो अग्निशामक का मतलब होता है अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसमें खास रूप से CO2 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आग को बुझाता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। जब जहाँ आग लगती है, जब इसका छिड़काव किया जाता है तो ये भारी होने की वजह से ऑक्सीजन को, जो आग होती है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, एक घेरा बना लेता है। और जब आग के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड घेरा बना लेता है तो फिर उस आग का संपर्क वायुमंडल के ऑक्सीजन से टूट जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा आग बुझ जाएगी। तो यही काम करता है अग्निशामक। आप देखते होंगे सारे इंस्टीट्यूटों में लगा होता है। इसके बाद आता है नियान, जो कि 0.002% है। और लास्ट में हीलियम, जो कि 0.0005% है। हीलियम जो है हल्का गैस होता है। एक महत्वपूर्ण है EPA, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं। ये जो है अमेरिका की एक एजेंसी है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, जैव मंडल। जैव मंडल जो होता है, ये देखिए, इसको बायोस्फीयर कहते हैं। मिट्टी, सैल, जल तथा वायु की ये परत होती है। ठीक है, सबसे बड़ा ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, तो आप बोलेंगे जैवमंडल। इसको खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण कहा जाता है जैवमंडल को। इसमें पदार्थों का लगातार निवेश होता है, मतलब इनपुट होता है, तथा बहिर्गमन अर्थात आउटपुट होता रहता है, लगातार होता रहता है। ठीक है, इसमें पोषक तत्व जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, जो जैवमंडल में पाए जाते हैं। और वैसे भी पोषण का जो स्तर होता है ना, ये एक से अगले में प्रवाहित होता रहता है। और ये ऊर्जा का नियम चलता है कि जब दूसरे में जाता है तो फिर 10% एनर्जी दूसरे में जाती है। पूरा तो नहीं जाती है, लेकिन 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है? हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, छोटे पौधे हैं। पौधों को मान लीजिए बकरी खा गई, तो उसका जो है एनर्जी जो पौधे को होगा वो 10% बकरी के पास जाएगा। बकरी को शेर खा गया, अब फिर से 10% एनर्जी शेर के पास जाएगा, मांसाहारी है। अब शेर जो है जब वो मर जाएगा बूढ़ा होकर, तो फिर से जो अपघट्य होते हैं उसको मिट्टी में मिलाएंगे, फिर 10% ऊर्जा मिट्टी में जाएगी, और वही 10% ऊर्जा फिर से जो है आपके पौधे निकलेंगे। तो ये चक्र चलता रहता है, ठीक है, और एक दिशा में चलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले टॉपिक का हमने आपको शॉर्ट नोट पूरा दिया, बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आइए हम आपको प्रीवियस ईयर के MCQ करवाते हैं, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ लिए हैं। देखिए, पर्यावरण एवं सतत विकास का प्रीवियस ईयर का MCQ है और ये घटना चक्र का ही है। पूछा गया है कि किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। अब पर्यावरण से सुरक्षा से कौन नहीं संबंधित है? धारणीय विकास, ये तो हमने बात किया है पीछे, धारणीय विकास। गरीबी कम करना, आप बताइए पर्यावरण का गरीबी से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना देना है। ये आपका आंसर बी यहाँ सही हो जाएगा। वातानुकूलन, वात मतलब हवा के अनुकूल होना, तो ये तो पर्यावरण से संबंधित है। कागज के थैलों का प्रयोग करना,
ये भी पर्यावरण से संबंधित है। वैसे भी कागज पेड़ों से लुगदी बनाई जाती है, लुगदी से कागज बनता है। आप कागज का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर इधर उधर बहुत ज़्यादा फैलाएंगे तो फिर इन्वायरमेंट जो है प्रदूषित होगा। तो जो गरीबी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। और जितना इसमें प्रश्न दिया गया ये भी देखिए ROARO 2016 में पूछा गया है। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, अभी हमने नोट्स में आपको लिखवाया है, J. स्पेंसर और W.L. टॉमस जो कि अमेरिका के थे, ये पूछा गया है विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटा गया है। अभी हमने आपको बताया था कि 11 सांस्कृतिक क्षेत्र में बांटा गया है। क्लियर है। अगला सुनिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अभी जस्ट हमने बताया है, इसको छाता अधिनियम, अम्ब्रेला अधिनियम कहते हैं और ये आया था 1986 में। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो देख लीजिए पहला कब हुआ था। अभी जस्ट हमने पीछे आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बताया है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। दूसरा कब हुआ, 2012 में, ये भी ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में। और तीसरा जो हुआ है वो 2022 के स्वीडन के स्टॉकहोम में संपन्न हुआ है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न, ये पूरा डिटेल दिया गया, उसको हमने बता दिया है। विश्व में सर्वाधिक प्रतिशत है, अभी जस्ट हमने बताया कि वातावरण में सबसे अधिक परसेंटेज नाइट्रोजन का है, 78.08% है। दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, 20.9% है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आर्गन आता है और चौथे नंबर पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। तो इसका जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपके उत्तराखंड UDLDA में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए EPA का फुल फॉर्म पूछा गया। अभी हमने बताया कि इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और अमेरिका की एक एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है। अब बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से आप सुने होंगे जो भी हमने नोट्स पढ़ाया है तो कुछ भी इसमें से बाहर नहीं है। प्रश्न ये दिया गया है, अभिकथन दिया गया है कि जीवमंडल एक खुला, जीवमंडल, अभी हमने जीवमंडल को जैवमंडल कहते हैं, खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। बिल्कुल है, अभी पीछे हमने चर्चा किया है। और कारण दिया गया है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो देखिए हमने बोला है कि जितनी मर्जी उतनी बार आप निवेश करिए, उतनी बार इनपुट दीजिए। तो इस तरह से यहाँ दूसरा जो है कारण जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है। ये कारण नहीं है, जीवमंडल एक जो है खुला है, तो यहाँ पर आपका C हो जाएगा। A सही है और R गलत है। तो इस तरह से आप देखें कि जो है पहले टॉपिक का हमने थियरी प्लस MCQ दोनों कवर किया है। अब कल एक वीडियो आएगा जिसमें 3 से 4 टॉपिक कवर रहेंगे और परसों एक वीडियो आएगा जिसमें 4 से 5 टॉपिक कवर रहेंगे। तो अगले 2 वीडियो में पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम अगले सब्जेक्ट की फिर बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।